मैं डॉक्टर अंजू अग्रवाल। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट फर्स्ट के एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम फंडामेंटल इक्वेशंस ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार किसी भी तंत्र की व्याख्या करने के लिए दो मूलभूत समीकरण हैं। प्रथम समीकरण के अनुसार किसी भी कण की पूर्ण ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है, अर्थात E = 1/2 mv² प्लस v। यहाँ पर 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा है और v जो है स्थितिज ऊर्जा है। क्योंकि यहाँ पर वेग किसी भी क्षण पर कण का वेग है जिस पर कि कण की ऊर्जा ज्ञात की जा रही है। क्योंकि वेग जो है समय t का फलन है, अतः कण का रेखीय संवेग हम इक्वेशन 2 से बता सकते हैं। P = mv। P = mv ये इक्वेशन 2 है। इसका मान समीकरण 1 में रखने पर हमें नई इक्वेशन प्राप्त होगी। P = mv है। इक्वेशन 1 में जब हम रखेंगे तो हमें नई इक्वेशन मिलेगी, जो कि 1/2 E = 1/2 p² प्लस v। ये इक्वेशन 3 है और इस इक्वेशन का उपयोग हम कई प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि संवेग जो है वो P = mv के बराबर होता है इक्वेशन 2 के अनुसार। तो और v = dt समय में कण द्वारा तय की गई दूरी dx के बराबर है। तो यहाँ पर P = m dx/dt हम रख सकते हैं। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके द्वारा हम किसी भी कण की स्थिति और संवेग दोनों को ज्ञात कर सकते हैं, जो कि समय t के फलन होते हैं। और यदि हम समय t पर कण की स्थिति को xt से और संवेग को pt से व्यक्त करें, तो किसी भी कण की गति के पथ को ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात कि यदि हमें xt और pt ज्ञात है तो हम कण की गति के पथ को भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि कण स्थिर अवस्था में है तो कण की स्थितिज ऊर्जा v = 0 होगी। तो समीकरण 3 में v का मान 0 रखने पर E = p²/2m होगा और P = mv होता है और यहाँ पर E = m²। यहाँ पर P का मान रखने पर इक्वेशन 2 से P का मान रखने पर E = m²/2m dx/dt² प्राप्त होगा और E बराबर इसको सॉल्व करने पर E = m/2 dx/dt का स्क्वायर होगा। अब यहाँ तो इसको हम लिख सकते हैं 2E/m की पावर 1/2 = dx/dt से हम लिख सकते हैं। और इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं, यानी इसका जब हम इंटीग्रेशन लेंगे, तो हमें इक्वेशन मिलेगी xt = x0 + 2E/m की पावर 1/2 × t। अगर हम स्थिर ऊर्जा को प्रारंभिक संवेग p0 में व्यक्त करें तो कण का पथ जो है xt = x0 + p0 t/m, यानी 2E/m 1/2 जो है, इसमें ऊपर नीचे हम √m
अपॉन रूट एम का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें तो जो हमें मिलेगा √2em अपॉन एम मिलेगा, और जो कि p0 के बराबर है, इंटू √2em ये p के बराबर है और अपॉन m। तो यहाँ का ये इसके अनुसार हम इसको सॉल्व किया तो कण की अगर हमें और तो इस आधार पर pt मतलब t समय पर p और प्रारंभिक स्थिति में p का मान बराबर होगा। अगर कण स्थिर है तो कण की प्रारंभिक स्थिति और संवेग ज्ञात हो तो बाद की सभी स्थिति और संवेग को ज्ञात कर ले सकते हैं, तथा प्रत्येक क्षण की स्थिति और संवेग के आधार पर कण की गति का पथ ज्ञात किया जा सकता है। और दूसरी फंडामेंटल इक्वेशन है जो कि न्यूटन के वेग के दूसरे नियम पर आधारित है, जिसके अनुसार m द्रव्य वाले पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग F बराबर ma होता है। यहाँ पर a जो है कण का त्वरण है और वेग में परिवर्तन की दर जो है त्वरण कहलाती है। तो F = m dv/dt बराबर dmv/dt बराबर हो जाएगा dp/dt। तो संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो बल के बराबर होती है, त्वरण के समानुपाती होती है। तो F बराबर dp/dt तो बराबर m p d²x/dt²। यदि हमें इस आधार पर यदि हमें प्रत्येक समय प्रत्येक स्थान पर लगने वाला बल ज्ञात हो तो समीकरण 8 से कण का पथ ज्ञात कर सकते हैं। यदि F बराबर 0 और a बराबर 0 है, अर्थात लगने वाले बलों की अनुपस्थिति में पिंड अगर स्थिर वेग से गति करेगा या विरामावस्था में रहेगा, यह न्यूटन का प्रथम नियम है और प्रथम नियम विशेष स्थिति में द्वितीय नियम का ही रूप है। तो यहाँ पर इक्वेशंस को हम देखें तो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत जो है ये दोनों समीकरण को काम में लिया जाता है, परंतु चिरसम्मित यांत्रिकी के उपयुक्त जो निष्कर्ष हैं वो दैनिक जीवन के सामान्य अनुभवों में तो सही होते हैं, लेकिन सूक्ष्मतम कण पर यह सही सिद्ध नहीं हो पाते। तो ऊर्जा की अगर बहुत कम मात्रा का स्थानांतरण करना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स जो है फेल हो जाती है। और इसके बाद में एटम के साथ साथ बहुत सूक्ष्म कणों की खोज हुई, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, एक्सरेज हैं। तो उनके बारे में जो है जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो उसके जो निष्कर्ष हैं वो बिल्कुल सही नहीं रह पाते। और इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के आधार पर बहुत ही सूक्ष्म कण जैसे एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एक्सरेज इत्यादि की जो है सूक्ष्म जो कण हैं उनकी स्थिति और संवेग दोनों को ज्ञात करना असंभव है क्वांटम मैकेनिक्स के अनुसार। अर्थात किसी भी गति की कण के लिए किसी एक निश्चित पथ को निश्चित करना संभव नहीं होता। अतः चिरसम्मिति की समीकरण जो इसमें हमने ली 1 और 7 वो असफल हो जाती है, और इसकी मूल समीकरण 8 के अनुसार यदि किसी कण की ऊर्जा कितनी भी बढ़ाई जा सकती है, जबकि क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार ऐसा संभव नहीं होता। तो चिरसम्मित यांत्रिकी जो है इसके परिणाम कण के वास्तविक व्यवहार को लगभग बताते हैं, जबकि कण की बहुत कम मात्रा, बहुत कम जड़त्व और बहुत कम ऊर्जा में परिवर्तन को, यानी कि अत्यंत सूक्ष्म कण के लिए यह असफल हो जाते हैं। इसके अलावा
जो क्लासिकल मैकेनिक्स है न्यूटन के नियम और मैक्सवेल के विकिरण संबंधी नियमों पर आधारित है। तो यहाँ पर जैसी मैक्सवेल ने जो ऊर्जा विकिरण संबंधी नियम दिया, जिसके अनुसार किसी आवेशित कण को अगर त्वरित किया जाए तो वह कुछ विकिरण उत्सर्जित करता है और इस प्रक्रम में उसकी कुछ ऊर्जा का ह्रास होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमता है या उसमें लगातार त्वरित होता है तो इस प्रक्रम में विद्युत चुंबकीय विकिरण लगातार उत्सर्जित होते रहेंगे और धीरे धीरे वेग भी कम होगा। इस कारण इलेक्ट्रॉन स्थिर वृत्ताकार मार्ग में न घूमकर स्पाइरल मार्ग में गति करता हुआ नाभिक के निकट आ जाएगा और अंत में नाभिक में गिर जाएगा और इस प्रकार से रदरफोर्ड का जो प्रस्तावित परमाणु मॉडल है वो फेल हो जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे जो एक्सपेरिमेंट्स थे जो कि 19वीं शताब्दी के अंत में आए, तब उनको क्लासिकल मैकेनिक्स द्वारा नहीं समझाया जा सका। तो एक नई मैकेनिक्स का जन्म हुआ जिसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं, जो अत्यंत सूक्ष्म कणों पर भी उनको नियमों को लागू किया जा सकता था, जिसे कि हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। थैंक यू।